बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्टार्ट की थी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमने पढ़ा था क्लिनिकल वेरिएंट को। क्लिनिकल वेरिएंट में सबसे पहले हमने हेमाचूरिया को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया को जनाब पढ़ते हैं। प्रोटीन यूरिया किसे कहते हैं? जब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मली हमारे नेफ्रॉन से प्रोटीन की लॉस होती है या नहीं, तो आपका जवाब होगा यस होती है। यही प्रोटीन तकरीबन 24 आवर के अंदर 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम लॉस होती है। लेकिन हमारे पीसीटी के ऊपर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर 24 आवर के अंदर तकरीबन 85 मिलीग्राम दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होती है और तकरीबन लेस दैन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये 24 आवर के अंदर क्या होती है? एक्सक्रीट होती है। और इस 150 के अंदर तकरीबन लेस दैन 30 मिलीग्राम क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। तो इस सिक्रीशन को या इस एक्सक्रीशन को हम प्रोटीन यूरिया नहीं कह सकते। प्रोटीन यूरिया हम इसे कब कहेंगे? जब भी प्रोटीन लॉस मोर देन 150 मिलीग्राम पर 24 आवर हो जाए, इसे हम कहेंगे प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया को हमने 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक को कहते हैं हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया, दूसरे को हम कहते हैं दी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया। यानी एक में हम प्रोटीन की क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन करेंगे और दूसरा उसकी क्वालिटी की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया में सबसे पहले हम माइक्रो प्रोटीन यूरिया देखते हैं। माइक्रो प्रोटीन यूरिया किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोटीन यूरिया जब भी प्रोटीन की लॉस मोर देन 150 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम पर 24 हो जाए या एल्ब्यूमिन की लॉस मोर देन 30 टू 50 मिलीग्राम पर 24 आवर हो जाए, इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोटीन यूरिया। और इस माइक्रो प्रोटीन यूरिया की कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। कौन से केसेस में? उन केसेस में जिसमें प्रोलॉन्ग स्टैंडर्ड होगी। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के केस में जैसे सर्जन्स, ट्रैफिक वार्डन्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, स्कूल टीचर्स, तो इन लोगों के अंदर क्या होती हैं? प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से माइक्रो प्रोटीन यूरिया हो सकता है। उन पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर हाई ग्रेड फीवर हो या वो कोई स्टर्नस एक्सरसाइज की हो या उनके अंदर जो से के अंदर कंजस्टिव कार्डिक फेलियर चल रहा हो, तो इन तमाम केसेस के अंदर माइक्रो प्रोटीन यूरिया की कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है किसके अंदर? डायबिटिस नेफ्रोपैथी के अंदर। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर अगर माइक्रो प्रोटीन यूरिया भी हो तो ये क्या कर सकती है? ये रीनल फेलियर काज कर सकती है। ठीक है, जब भी रीनल फेलियर हो जाए तो रीनल फेलियर को आप ट्रीट नहीं कर सकते, बस इसको आप सिर्फ और सिर्फ अब डिले कर सकते हो। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट का मोर देन 300 टू 1000 मिलीग्राम पर 24 आवर प्रोटीन लॉस हो जाए तो इसे हम कहते हैं मैक्रो प्रोटीन यूरिया। या एल्ब्यूमिन 150 टू 300 मिलीग्राम पर 24 आवर एल्ब्यूमिन लॉस हो जाए, इसे हम कहेंगे मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। और जब लेस देन 50 हो, इसे हम कहेंगे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। और इसकी 2 ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड ट्यूबुलर डिजीज़। अब जनाब आते हैं, अगर किसी पेशेंट में 1000 से लेके 3000 मिलीग्राम पर 24 आवर प्रोटीन लॉस हो जाए या 1 टू 3 ग्राम पर 24 आवर एल्ब्यूमिन लॉस हो जाए, तो इसे हम कहते हैं नेफ्राइटिक रेंज ऑफ प्रोटीन यूरिया। नेफ्राइटिक रेंज ऑफ प्रोटीन यूरिया जब यही 3 ग्राम से या 3000 मिलीग्राम से बढ़ जाए, हम इसे कहते हैं फिर नेफ्रोटिक
रेंज ऑफ प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो जब भी 1 और 3 के दरमियान होगा तो नेप्राइटिक होगा, जब भी मोर देन 3 होगा तो नेप्रोटिक होगा, ठीक है। ये जनाब हो गई क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया की तरफ। अगर इसमें देख ले तो इसके अंदर 2 ही सेक्शंस बने हुए हैं। एक को कहते हैं हम स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया, दूसरे को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया। ये स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सी चीज़ है? वो है एल्ब्यूमिन। यानी वो पेशेंट जिसके अंदर एल्ब्यूमिन लॉस हो उसको हम स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जिसमें एल्ब्यूमिन लॉस ना हो उसे हम क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिन के साथ और भी बहुत सारे प्रोटीन लॉस हो उसे हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन लॉस हो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अब जनाब आते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया पढ़ते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया के अंदर लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन होगा, उसकी लॉस कितनी होगी? लेस देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर आप इधर देख ले तो इसकी नॉर्मल वैल्यू लिखी गई है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर, या 35 से लेकर 55 ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये हो सकती है। अब जनाब इसके साथ क्या मिलेगा? इसके अंदर हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया मिलेगा, हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया मिलेगा। और प्रोटीन यूरिया कितना मिलेगा? मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर नॉर्मल तो ये हो सकता था कि जब हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो इसके साथ ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मेडिसिन के अंदर ये बात लिखी गई है कि एल्ब्यूमिन इसकी कंडीशन में अगर कितना भी कम हो जाए तो इसके बावजूद भी ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल होगा। जब भी एल्ब्यूमिनीमिया लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो बॉडी के अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जनाब पेशेंट के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया के अंदर क्या होगा? पीरी ऑर्बिटल पफिनेस मिलेगी, पीरिकार्डियल एफ्यूजन मिलेगा, प्लूरल एफ्यूजन होगी, एसाइटिस होगी, सैक्रल एडिमा होगा, पीडल एडिमा होगा। और इन तमाम एडिमा को कलेक्टिवली हम कहते हैं अनासार का या जनरलाइज बॉडी एडिमा। अब जनाब जब ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल है तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आएगी? ये तमाम चीज़ें ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से नहीं होगी, बल्कि ये किस चीज़ से होगी? दे आर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो ये सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया के अंदर ये कंडीशन होगी। और ये तमाम साइन सिम्टम्स हमें कहाँ मिलेंगे? हमें नेप्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं जनरलाइज बॉडी एडिमा। ये हमें नेप्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मिलेगी। अब हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने पेशेंट को क्या करना है? वाटर रिस्ट्रिक्शन, कि आपने कोई पानी नहीं पीने। दूसरा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से होती है, तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले बंद करनी है। उसके बाद अक्सर वक़ात ये होता है कि ये जो क्वेक है वो पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि एल्ब्यूमिन क्या हो गई? लॉस हो गई, ठीक है। एल्ब्यूमिन लॉस हो गई तो चलो एल्ब्यूमिन ज़्यादा लेते हैं फूड के अंदर या टेबलेट की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने क्या करना है? पेशेंट को ऑप्टिमल प्रोटीन इंटेक करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को डैमेज करेगी और जिससे प्रोटीन यूरिया और भी वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्टिमल प्रोटीन यूरिया क्या है? 1 ग्राम पर kg पर 24 आवर। इसका मतलब ये है अगर किसी पेशेंट का वेट 80 kg है तो आप उसको 80 ग्राम
80 ग्राम एल्ब्यूमिन दे सकते हैं। ठीक है। अब जनाब हमने इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे साथ 3 ऐसी ड्रग है जो एफरेंट, जो हमारा ईफ्रंट आर्टेरियोल है उसको डायलेट करती है। ठीक है। ईफ्रंट आर्टेरियोल को डायलेट करने की ड्रग हमारे साथ है AC इनहिबिटर्स है और ARBS है। ठीक है। अब हम एक भी दे सकते हैं, लेकिन बुक में दी गई है कि आप क्या करें, आप दोनों देंगे पेशेंट को। तो ये हमारी ईफ्रंट आर्टेरियोल को डायलेट करेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे प्रोटीन यूरिया डिक्रीज होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और ड्रग है जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे जनाब डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे तो सबसे पहले देंगे लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में हम देंगे फ्यूरासेमाइड। फ्यूरासेमाइड 80 से लेके 250 मिलीग्राम पर 24 आवर देंगे। ठीक है। ये इसका एक हाई डोज है। अब इस हाई डोज देने के बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट के वेट को मॉनिटर करेंगे। ठीक है। जब हम पेशेंट के वेट को मॉनिटर करेंगे तो ये वेट क्या होगा, हमारे साथ लॉस होगा। कितना लॉस होगा, हर दिन एवरी डे तकरीबन 1 kg द पेशेंट लॉस करेगा ड्यू टू ट्रीटमेंट लूप डायरेटिक्स की वजह से। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट एडमिट हो और उसकी वेट 100 मिलीग्राम है, 100 kg है। ठीक है। और आपने उसको लूप डायरेटिक्स स्टार्ट की तो कल उसका वज़न, अगले दिन उसका वज़न 99 होना चाहिए, उसके अगले दिन 98 होना चाहिए, उसके अगले दिन 97 होना चाहिए। तो इसी तरह हर दिन उसका वज़न 1 kg कम होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने चेक किया और ये हर दिन 1 किलोग्राम कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि पेशेंट लूप डायरेटिक के साथ क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब आपने लूप डायरेटिक के साथ थायाज़ाइड डायरेटिक को भी मिलाना है। थायाज़ाइड डायरेटिक के साथ कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेंगे, मीटालोजोन। ठीक है। आप मीटालोजोन को ऐड करेंगे, मीटालोजोन को 5 मिलीग्राम पर 24 आवर ऐड करेंगे। अगर किसी पेशेंट में फ्यूरासेमाइड और मीटालोजोन दोनों देने के बाद फिर भी वेट रिड्यूस नहीं हो रही, तो अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, मीटालोजोन का डोज बढ़ाना है। अब आप क्या देंगे, अब आप इसको 10 मिलीग्राम पर 24 आवर देंगे। ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, पेशेंट की BP को भी मॉनिटर करना है। ठीक है। आप जब पेशेंट की BP को मॉनिटर करेंगे तो इससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगी और प्रोटीन यूरिया डिक्रीज़ हो जाएगी। टारगेट ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे साथ कितना है, तकरीबन प्रोटीन यूरिया के पेशेंट में 125/75 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे साथ 125 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75 से कम होना चाहिए। ठीक है। वही पहले भी हमने पढ़ा कि ACE इनहिबिटर, ARBS नॉन हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये क्या करती है, ये एफरेंट आर्टेरियल को डायलेट करती है। ठीक है। अब जनाब आते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया के बारे में। स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया के बारे में तो हमने पढ़ा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है। इसके साथ क्या होगा, लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होंगे। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन है वो भी इसके साथ क्या होंगे, लॉस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। ठीक है। ये रिकरेंट इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बहुत सी बैक्टीरिया करवा सकती है, लेकिन उसमें जो सबसे सरकर्दा है वो क्या है, वो है ई कोलाई। और इसके अंदर हमें न्यूट्रोफिल जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। ये फिर इंशाल्लाह और किसी टाइम पढ़ेंगे। स्किन के अंदर सेलुलाइटिस मिलेगी। ठीक है। और क्या मिलेगा, हमें निमोनिया मिलेगा।
इन पेशेंट के अंदर नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया के पेशेंट में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को न्यूमोकोकल वैक्सीन भी एडवाइस करते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इफ़ द लॉस ऑफ जनरलाइज बॉडी एडिमा के बारे में तो हमने पढ़ा। अगर किसी पेशेंट में इम्यूनोग्लोबुलिन लॉस हो जाए तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। आप सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, उसको न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल वैक्सीन का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप इसका कल्चर करेंगे। कल्चर के बाद अगर फिर कोई बैक्टीरिया आई तो फिर उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ एंटीकोगुलेंट प्रोटीन भी होगा इसके साथ। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जिसे हम प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन 3 के नाम से जानते हैं। जब भी प्रोटीन लॉस होगा तो इन प्रोटीन की भी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट बढ़ जाएगा। स्पेशली कब, जब सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। ठीक है, तो अब ये हाइपर कोगुलेबिलिटी क्या करेगी, हाइपर कोगुलेबिलिटी डीवीटी करेगी। ठीक है, डीवीटी कब करेगी, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। मरीज़ तो अक्सर बेड पर लेटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो डीवीटी होगा इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि अवॉइड करेंगे बेड रेस्ट को, और प्रोपाइलेक्ट्रिकली पेशेंट को क्या करेंगे, हेपारिन दें। कि वो कौन सी हेपारिन होगी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, एनॉक्सिप्रिन। ठीक है, इसका डोज क्या होगा, इसका डोज होगा 5000 इंटरनेशनल यूनिट फॉर 24 आवर सब क्यूटेनियस। ठीक है, अब ये हाइपर कोगुलेबिलिटी दूसरा काम क्या करेगी, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस करेगी। ठीक है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह बताया होगा कि द पेशेंट इज़ अ नाउन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, फेरी ऑर्बिटल पपीनेस है, एजोटीमिया है, ये है, यही चीज़ें आपको बताएगी। ठीक है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ लॉइन पेन है, हेमाचूरिया है। हेमाचूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ नहीं होता है, लेकिन इसके साथ आपको मिलेगी। ठीक है, और साइन सिम्टम्स आप रीनल फेलियर मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको किसकी तरफ ले जाएंगी, ये आपको रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की तरफ ले जाएगी। और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस क्या होगा, ड्यू टू हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट होगा। ठीक है, अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो है लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या देते हैं, हम ओरल वारफरीन देते हैं। ओरल वारफरीन क्या करेगा, ये विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये हम कितने टाइम के लिए देंगे, 3 to 6 मंथ देंगे। और इसका जो मॉनिटर करने के लिए जो चीज़ दरकार है उसे हम कहते हैं PTINR। और ये PTINR कितनी होनी चाहिए, ये 2 और 3 के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही हमारे बॉडी से प्रोटीन लॉस होगा तो लीवर क्या करेगा, लीवर प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। लीवर जब प्रोटीन बनाना शुरू करेगा तो इसके साथ VLDL को भी बनाना शुरू कर देगा, चाइलोमाइक्रोन को बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। ठीक है, इधर आप इस बात को भी याद कर ले कि ऑल प्लाज्मा प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज बाय लीवर। तमाम प्लाज्मा प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर सिंथेसाइज करता है, एक्सेप्ट किस चीज़ के अलावा, क्लॉटिंग फैक्टर 3, इसको टिश्यू प्लाज्मिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। एक इसको कौन सिंथेसाइज करता है, इसको एंडोथेलियम सिंथेसाइज करती है। और दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको बी लिम्फोसाइट सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर हाइपर लिपिडेमिया मिलेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को लिपिड लोअरिंग ड्रग एडवाइस करेंगे। ठीक है, और वो क्या है, वो है स्टार्टिन, जो क्या है, जो HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर है। ठीक है, और इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, रेब्डोमाइलिसिस। ठीक है, अब प्रोटीन लॉस की वजह से एक और प्रोटीन भी लॉस होगा जिसे हम क्या कहेंगे, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, इससे पहले आप इधर इस बात को समझें,
ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास T3 और T4 है, ठीक है। ये T3 T4 जो है ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच है। इस फॉर्म को हम कहते हैं बाउंड फॉर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाउंड फॉर्म। अब ये एक फॉर्म हो गया T3 T4 का। दूसरा फॉर्म इसका क्या है, दूसरा फॉर्म इसका है ये फ्री है, फ्री T3 और T4। अब हमारे बॉडी के अंदर जो एक्शन करते हैं वो क्या है, वो ये फ्री T3 T4 करते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 99% है और ये तकरीबन 1% है। जो फंक्शन करते हैं वो तकरीबन 1% है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जब भी प्रोटीन यूरिया होगा तो लॉस ऑफ थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होंगे। ये जो इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं टोटल T3 T4। टोटल T3 T4 जो है वो कम होगी, लेकिन फ्री T3 T4 ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इस वजह से प्रोटीन T3 T4 की लेवल तो कम होगी, लेकिन इसके साथ जो फंक्शन होगा, फंक्शन थायराइड का नॉर्मल होगा, ठीक है। तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की वजह से के लॉस की वजह से क्या होगा, टोटल T3 T4 ये तो कम होगी, ठीक है। तकरीबन 99% जो है T3 T4 उसके साथ बॉन्ड फॉर्म में होती है। लेकिन पेशेंट हमें क्या मिलेगा, यूथायराइड मिलेगा। क्यों, पहले मैंने बताया कि बिकॉज द फ्री T3 T4 आर नॉर्मल, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसके अंदर क्या मिलेगा, हमें यूथायराइड स्टेट मिलेगा, जैसे माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल प्रोटीन न्यूट्रिशन, CLD के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन के अंदर। ये वो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्रोटीन लॉस होगा, लेकिन पेशेंट हमें यूथायराइड मिलेगा। अब विटामिन डी को बाइंड करने के लिए जो प्रोटीन दरकार है उस प्रोटीन की भी लॉस होगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की लॉस होगी। विटामिन डी के बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो तकरीबन बहुत सारी इंडिविजुअल्स की, बल्कि हर तीसरी आदमी के अंदर क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, ठीक है। अब इसका जो टेस्ट है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 2000 तक से लेके 3-4 हज़ार तक होता है। तो इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट बड़ी ही सस्ती है, आप इसको ले सकते हैं। जैसे बाज़ार में एंड्रोप डी के नाम से मिलती है, उसके अंदर तकरीबन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है और हमें जो चाहिए वो तकरीबन 25 इंटरनेशनल यूनिट है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप अगर आज मंडे के दिन आपने ली है तो आप एक इंजेक्शन फिर अगले मंडे को लेंगे, फिर इसके बाद जो अगले मंडे हैं आपने उसके अंदर लेना है, उसके बाद अगले मंडे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसको लेना है या तो उस पेशेंट को एडवाइस करना है। और इसके बाद ट्रांसपेरेंट प्रोटीन की भी लॉस होगी, जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है। ये जनाब हो गई कि प्रोटीन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का किस्सा हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं जनाब नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम को, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काजेज़ को पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आपने अभी तक बहुत कुछ जाना है, लेकिन अभी उसको अरेंज फॉर्म में करना बाकी है। अब जब इसको हम अरेंज फॉर्म में करेंगे तो आपको सब कुछ याद आएगा इंशाल्लाह। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काजेज़ में सबसे पहले पढ़ते हैं। इसकी काज है मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये 3 वो काजेज़ है जो क्या कर सकती हैं, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करती है। इसके अलावा एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, गुड पॉस्चर सिंड्रोम, रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये वो तमाम काजेज़ है जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज कर सकती है, ठीक है।
तो मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करती है। और एक्यूट पोस्ट एक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, गुड पॉस्चर सिंड्रोम एंड रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करती है। ठीक है, अब जनाब ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये क्या है, ये माइल्ड क्लिनिकल वेरिएंट है। ठीक है, और ये जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है ये क्या है, दे आर सीवियर क्लिनिकल वेरिएंट। ठीक है, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया तो ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है, लेकिन इसके अंदर और ऐसी कंडीशन है जैसे इसके अंदर हाइपरटेंशन है, इसके अंदर हाइपरटेंशन नहीं है, इसके अंदर एजिथीमा है, इसके अंदर एजिथीमा, इसके अंदर एजिथीमा नहीं है, इसके अंदर एजिथीमा है। एजिथीमा किसे कहते हैं, जब भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारी बॉडी में बढ़े और साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस ना करे, इसे कहते हैं एजिथीमा। और जब साइन सिम्टम प्रोड्यूस करे उसे हम कहते हैं यूरीमा। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये माइल्ड क्लिनिकल वेरिएंट है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है ये क्या है, दे आर सीवियर क्लिनिकल वेरिएंट है। ठीक है, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इसके अंदर ग्लोमेरुलाई के अंदर नॉर्मोसेलुलर हो गया। नॉर्मोसेलुलर मतलब ये कि उसके अंदर जो नॉर्मल सेल है, एंडोथेलियल सेल है, पोडोकास्ट है, मेसेंजियल सेल्स है, ये तमाम सेल अपनी जगह पर नॉर्मल होंगे। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर ग्लोमेरुलाई की जो सेल है ये हाइपर सेलुलर हो गए, या इन सेल की साइज़ बढ़ेगी, या इसके नंबर बढ़ेंगे, या बाहर से कोई और सेल आएगा, बाहर से कोई और सेल आएगा, यही सेल क्या करेगा, यह कि इसकी नंबर को ज़्यादा करेगा। तो इसके अंदर ग्लोमेरुलाई जो है वो हाइपरसेलुलर होगी, और इसके अंदर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो ग्लोमेरुलाई होगी वो नॉर्मोसेलुलर होगी। तो ये इसका हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है, और ये इसका हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है। अब जनाब आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमें प्रोटीन यूरिया मिलेगी कितना, मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया होगा, मगर दैट प्रोटीन यूरिया विल बी लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा। ठीक है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपोएल्बुमिनीमिया नहीं होगा। इसके अंदर जनरलाइज बॉडी एडिमा होगा, जैसे पीरी ऑर्बिटल फफिनेस, पीरिकार्डियल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन, एसाइटिस, सेक्रल एडिमा, पेडल एडिमा, ये तमाम चीज़ें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर नहीं होंगी। उसके अंदर होगी तो क्या होगी, सिर्फ ओनली स्क्रूटल एडिमा होगा। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्रोटल एडिमा होगा, जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जनरलाइज बॉडी एडिमा होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपरलिपिडीमिया होगा। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर नहीं होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर लिपिड यूरिया होगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर नहीं होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, लेकिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर नहीं होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हेमाचूरिया नेगेटिव होगा, जबकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर हमें हेमाचूरिया पॉजिटिव मिलेगी, और यूरिन जो है वो कोका कोला कलर्ड या कॉफ़ी कलर्ड की हमें मिलेगी। इसके बाद जनाब हाइपरटेंशन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर नहीं होगा, जबकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपरटेंशन पॉजिटिव होगा। ओलिगोयूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर नेगेटिव होगी, और ओलिगोयूरिया नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर पॉजिटिव होगी। एजोटीमा जो मैंने पहले कहा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन
ये जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है जब ये विदाउट साइन सिम्टम्स इंक्रीज हो जाए इसे एजोथीमिया कहते हैं। तो एजोथीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर नेगेटिव होगी और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर पॉजिटिव होगी। हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट, हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पॉजिटिव होगा और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस इसकी जो है रिस्क बढ़ेगी, लेकिन इसके अंदर हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के जितने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे उन तमाम को हमने इधर इस टेबल में ऐड किया। ठीक है, अब जनाब आते हैं रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ऊपर। ये रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या चीज़ है? ठीक है, रैपिड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर अगर आप देखें तो साइन सिम्टम्स ऑफ रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सेम एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरह होगा। जैसे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्या है, हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट नहीं होगा, इसके अंदर भी नहीं होगा। उसके अंदर स्क्रोटल एडिमा होगा, इसके अंदर भी स्क्रोटल एडिमा होगा। उसके अंदर कोका कोला यूरिन होगा, इसके अंदर भी कोका कोला यूरिन होगा। ठीक है, इसके अंदर हाइपरटेंशन होगा, इसके अंदर भी हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, इसके अंदर एजोटीमा होगा, इसके अंदर भी एजोटीमा होगा। लेकिन फ़र्क किस चीज़ की है? फ़र्क ये है कि इफ़ साइन सिम्टम डेवलप इन हावर्स, ये जितने साइन सिम्टम्स हमने पढ़े हैं अगर ये साइन सिम्टम्स हावर्स के अंदर प्रेजेंट करे तो इसे हम फिर कहेंगे रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और अगर यही साइन सिम्टम्स वीक से लेकर मंथ तक रिप्रेजेंट करे से हम कहते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, और इसके क्या है, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के 3 वेरिएंट्स है। ठीक है, जैसे एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, गुड पास्चर सिंड्रोम, इन 3 वेरिएंट को कलेक्टिवली हम रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, अब जनाब अगर आप देख लें तो हमने क्या पढ़ा, हमने प्रोटीन यूरिया को पढ़ा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पढ़ा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम को पढ़ा, हेमाचूरिया को पढ़ा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम को पढ़ा, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को पढ़ा। ठीक है, अब जनाब वक्त आ गया है कि अब हम पढ़े किस चीज़ को, हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स को। हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलाई पढ़नी होगी, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अब उसकी एक रिव्यू करेंगे। ठीक है, उसकी रिव्यू ये है कि ये सबसे पहले इसके ऊपर जो एपिथेलियम है उसमें हमें पोडोसाइट मिलेगी। पोडोसाइट के अंदर एक ब्लैंक स्पेस है जिसे हम इंटरडिजिटल क्लिफ्ट स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर नेप्रिन प्रोटीन है। नेप्रिन प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो इंटरल्यूकिन 8 की वजह से डैमेज होती है और उससे क्या होता है, मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है। अब जनाब इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो हमारे कैपिलरी का एंडोथेलियम है इसको हम कहते हैं कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर ग्लोमेरुलर और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर टाइप 4 कोलाजिन है। ठीक है, ये टाइप 4 कोलाजिन अलवेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी है। इसकी बरअक्स अगर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाए इसे हम कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर ये जो ब्लैंक स्पेस है इस ब्लैंक स्पेस को हम कहते हैं मेसेंजियम। ठीक है, जब भी इसके अंदर कोई चीज़ आए, कोई एंटीबॉडी आए, कोई और चीज़ आए, ठीक है, ये प्रोलिफरेट करे तो इससे भी हमें एक डिजीज़ मिलेगी। अब जनाब इसको अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक और सेल मिल जाता है जिसे हम कहते हैं मेसेंजियल सेल। मेसेंजियल सेल क्या है, दे आर मॉडिफाइड मैक्रोफेज ऑफ द किडनी। आपको पता है कि ये सबसे पहले मोनोसाइट होता है, जब भी ये टिश्यू के अंदर दाखिल होता है मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है।
यही मैक्रोपेज आगे दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो ये मैक्रोपेज एपिथेलियल सेल्स बनाता है। अगर ये क्या हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये जिस जगह पर मॉडिफाइड होता है वहाँ पर इसका नाम चेंज होता है। अगर किडनी के अंदर चेंज हो जाए, मेसेंजियल सेल कहते हैं। अगर लीवर के अंदर चेंज हो जाए, कफर सेल कहते हैं। अगर स्किन के अंदर चेंज हो जाए, लेंगरहॉर्न सेल कहते हैं। तो हर जगह पर इसकी अपनी नाम होती है। इसको हम इंशाल्लाह जनरल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मेसेंजियल सेल है, मेसेंजियल सेल का काम क्या है, ये एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करता है। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से सेल की प्रोलिफरेशन होती है। और ये एरिथ्रोपोइटिन की कब स्टिमुलेट हो, उसकी प्रोडक्शन कब स्टिमुलेट होती है, जब भी हम हाइपोक्सिया में होते हैं, जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। अब जनाब एक और बात आप याद रखा लें, टाइप 4 कोलाजिन तो हमारे एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर है, ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर है। इसके अलावा जो टाइप 1 कोलाजिन है वो क्या है, वो बोन के अंदर प्रेजेंट है। और टाइप 2 जो है वो कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जनाब आते हैं हम हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट को अगर मालूम करना है तो हमने हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ जाना होगा। हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले रीनल बायोप्सी लेंगे। रीनल बायोप्सी को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देंगे और इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। अब जनाब आते हैं सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ कि लाइट माइक्रोस्कोप हमें क्या बताएगा। लाइट माइक्रोस्कोप हमें दो चीज़ों के बारे में बताएगा। लाइट माइक्रोस्कोप हमें ये इंफॉर्मेशन देगा अबाउट सेलुलरिटी कि ये जो आपने बायोप्सी हमें भेजी है ये नॉर्मल सेलुलर है या हाइपर सेलुलर है। ठीक है, अगर ये हाइपर सेलुलर है, अगर ये क्या है, अगर ये हाइपर सेलुलर है तो इट मीन्स कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज डिजीज एंड फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये वो तमाम कंडीशंस है जो पहले भी हमने पढ़े हैं कि जिसके अंदर क्या मिलेगा, जिसके अंदर हमें नॉर्मो सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी। ठीक है, अब लाइट माइक्रोस्कोप हमें हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई के बारे में बताएगा। तो इट मीन्स कि पेशेंट के अंदर क्या है, ऑटोसोमल प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चल रही है, या IgA नेफ्रोपैथी है, या गुड पोस्चर सिंड्रोम है, या रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या माइलो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, अगर पेशेंट के मेसेंजियल के अंदर प्रोलिफरेशन हुई है तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, IgA नेफ्रोपैथी होगी। अब लाइट माइक्रोस्कोप हमें सेलुलरिटी के अलावा एक और चीज़ भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। वो क्या है, वो है थिकनेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कब तक होगी, जब भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर इम्यून कम्प्लेक्स आके डिपॉजिट करेंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी। अगर यही इम्यून कम्प्लेक्स ट्रेम ट्रैक अपीयरेंस इख्तियार करे, इस तरह का शक्ल इख्तियार करे, तो इसे हम कहते हैं माइलो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर इसके अंदर कोई स्पाइक पैटर्न हो जाए, स्पाइक इस तरह स्पाइक्स बन जाए इसके अंदर, या इसके अंदर माउथ ईटन अपीयरेंस, माउथ ईटन अपीयरेंस इस तरह है, अगर किसी पत्ते को आप देख ले और इसको किसी कीड़े ने खाया होगा तो जगह जगह से वो इस तरह इसके अंदर सुराख भी बने होती है और खाई होती है, इसको हम कहते हैं माउथ ईटन अपीयरेंस। इसको आप तरह के शहतूत के पत्तों को अक्सर रेशम की कीड़े खा जाते हैं, उससे जो पैटर्न इसके अंदर बनता है उसे कहते हैं माउथ ईटन अपीयरेंस। तो अगर किसी पत्ते को कोई कीड़ा काट ले उसी तरह का एक अपीयरेंस आपको मिलेगा जिसे हम कहेंगे माउथ ईटन अपीयरेंस। और ये जो माउथ ईटन अपीयरेंस है ये मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो हमने लाइट माइक्रोस्कोप से हासिल की। अब जनाब हम आएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब हमें दो चीज़ें बताएगा। सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि ये जो बायोप्सी है इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरा हमें ये बताएगा कि इसका अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर इसका पैटर्न किस तरह है। ठीक है,
अब जनाब इसकी अगर इस बायोप्सी के अंदर अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कहाँ पर है, मेसेंजियम के अंदर है, तो ये क्या है, आईजीए नेफ्रोपैथी है। तो आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में अभी आपने ये पढ़ा कि इसके मेसेंजियम की प्रोलिफरेशन होगी और उसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे, ठीक है। अब अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नेगेटिव है तो इट मीन्स कि यहाँ पर मिनिमल चेंज प्रोटीन, मिनिमल चेंज और डिजीज़ है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी माइनर सी नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन की लॉस हो गए हैं। अब जनाब इसके ऊपर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये भी बताएगा कि इसका पैटर्न किस तरह है, ठीक है। इसका पैटर्न, इसके अंदर दो किस्म के पैटर्न आपको मिलेंगे। एक को कहते हैं हम लीनियर पैटर्न ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है। तो ये जो लीनियर पैटर्न होगा ये आपको गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है जिसे हम पैटर्न कहते हैं, हम पैटर्न, लेकिन वो क्लिनिकली उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप जनाब आते हैं केस के ऊपर। 25-year-old मैन प्रेजेंट विद हेमाप्टेसिस, कफ, dyspnea, hematuria, exotema, oliguria, proteinuria. On light microscope there is hypercellular glomeruli, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, लीनियर पैटर्न ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, लीनियर कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है। और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई है। तो ये पेशेंट किस चीज़ का है, ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम का है, ठीक है। कितने हिंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, 3-4 हिंट्स है। पहला हिंट ये है कि यहाँ पर किडनी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, हाइपर सेलुलरिटी है। और तीसरा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लीनियर पैटर्न है। तो ये पेशेंट किस चीज़ का है, ये है गुड पॉस्चर सिंड्रोम का। अब आते हैं जनाब इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तरफ। इम्यूनोफ्लोरेसेंस ही हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि इस बायोप्सी के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट है इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ तो हम इस कहेंगे कि आईजीए नेफ्रोपैथी है, ठीक है। तो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करती है। अगर आईजीए को डिटेक्ट किया तो इट मींस कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आईजीए नेफ्रोपैथी। अब आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में हमने इसके हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट के बारे में क्या पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप में इसके अंदर मेसेंजियल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें मिलेगा द प्रेजेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड मेसेंजियर। और फ्लोरेसेंसी के अंदर हमें क्या मिलेगा, आईजीए एंटीबॉडी विल प्रेजेंट। तो ये हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स जो थे हमने पढ़े, और इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्यूट पोस्ट एपिडर्मल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ेंगे।